बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सच सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी अहमियत को उजागर करना है, उसके जो उसकी ज़रूरियात है उस पर हमने रोशनी डालनी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ भी है। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, जिस पे आज हमने रोशनी डालनी है, माशरती तरक्की के लिए मौसर प्लानिंग की अहमियत। हमारी ज़िंदगी में प्लानिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में, मुआशरे में तरक्की हासिल करें, तो कोई भी काम, कोई भी बिज़नेस, इवन स्टडी तक के जब हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि हमने स्टडी कौन सी करनी है, तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम डिस्कस करते हैं कि आया हमारे फ्यूचर के लिए कौन सी स्टडी बेस्ट रहेगी और हमारे अंदर स्किल्स क्या हैं, कौन सी स्टडी हम बेस्ट कर सकते हैं। तो अगर स्टडी के साथ साथ हम बिज़नेस की बात करें और माशरती तरक्की की बात करें, तो उसमें तो डेफिनेटली प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने माशरती तरक्की की प्लानिंग पे जो है उसकी अहमियत पे हमने बात करनी है, उसकी रोशनी को उजागर करना है। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक होगा, इंसानी जहन और जिस्म पर बदलते तर्ज़ ज़िंदगी के असरात। क्योंकि आजकल आप देखें सोसाइटी में आए दिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी चेंजिंग हम ला रहे हैं, तो उसकी हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर क्या उसके असरात पड़ रहे हैं, क्या पॉजिटिव असरात आ रहे हैं या नेगेटिव असरात आ रहे हैं, या किस तरह अगर हम चेंजिंग भी लाइफस्टाइल में ला रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए। आज इन दोनों टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे और इनकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं वेदर अपडेट की जानिब के। पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जी इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की अगर बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी कराची का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बात की जाए पेशावर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का हवाला आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 12 और मिनिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 9 और मिनिमम 0 रिकॉर्ड किया गया। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 12 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जाना आपने मौसम का सूरत हाल। अब हम बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की तरफ, जिनसे हमने आज के मौजू पे गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मशीयत ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। सर सवेरा में खुशामदीद। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। ओके जी, मशीयत के साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज वो बहुत अच्छे से हमें गाइड कर सकेंगे हमारे आज के टॉपिक पे, क्योंकि प्लानिंग की अहमियत हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। सवेरा में खुशामदीद। बहुत कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र। अगर जी अब्दुल वहाब साहब के साथ जो अगले हमारे मेहमान हैं, वो भी माहिर कानून हैं और वो भी बहुत अच्छे से हमें आज गाइड कर सकेंगे आज के टॉपिक के हवाले से। राजा नज़ीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? खुशामदीद। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं। मशीयत, आपसे मैं अपने मौजू का आगाज़ करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बात की कि माशरती तरक्की में जो प्लानिंग है वो कितनी ज़रूरी है और उसकी अहमियत क्या है। अच्छा, टॉपिक क्या है कि माशरती तरक्की के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलकर काम करती हैं, जिसके अंदर आपके एजुकेशन सेक्टर आ जाता है, आपका हेल्थ सेक्टर आ जाता है, आपके यंगस्टर्स आ जाते हैं, आपके बच्चे आ जाते हैं।
आपके अडल्ट्स आ जाते हैं, आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो आ जाते हैं। फिर उसके अंदर आप देखते हैं कि आपके बाकी जो आपके बिज़नेस सिनेरियोज़ क्या चल रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, तो ये सब चीज़ें मिलकर ही किसी माशरे को तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर बनाते हैं। और इसके अंदर क्या है कि हर शख्स अपना इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जिसके अंदर इंसान को एक कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत होती है, लाइक विद इन अ ग्रुप काम करने की ज़रूरत होती है। तो इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लाइक आई विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पीपल, जो भी हमारे पास लोग हैं उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं माशरे की तरक्की को बेहतर बनाने के लिए। तो जब हम देखते हैं तो बच्चों के हिसाब से आ जाता है कि आप उनकी अपब्रिंगिंग पे कैसे काम करोगे, उनको कैसे आगे लेकर चलोगे। अगर हम देखते हैं अपने फैमिली एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक पूरी फैमिली कलेक्टिवली जब काम करती है तो वो इकट्ठे तरक्की हासिल करते हैं, लेकिन अगर उस घर के अंदर मतलब हम देखें यूनिटी नहीं है और हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर चल रहा है और हर कोई ये समझे कि सिर्फ मैंने अपने काम को लेकर चलना है और अपने लिए सोचना है, तो उससे लाइक जो तरक्की की जो रफ्तार है वो होगी तो सही, लेकिन स्लो होगी, क्योंकि जो काम हम मिलकर करते हैं, जैसे कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। और फिर जब हम देखते हैं कि ख़वातीन के लिए भी कि हमारे मुल्क के अंदर जो ख़वातीन की जो रेशो है वो एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा है। और अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करें कि हमारे पास जो फ़ीमेल एम्पावरमेंट को हम लेकर आगे चलें और उसको यूटिलाइज़ करें, जैसे हम दुनिया में बहुत सारे ममालिक देखते हैं, जैसे इराक़ की बात की जाए, जब वहाँ पर जंग हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन वहाँ रह गई और उन लोगों ने अपने जो मईशत का जो पहिया उसको चलाना शुरू किया और वहाँ पर हर तरह का कारोबार ख़वातीन करती हैं। तो इस तरह की हमारे पास बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर भी अभी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली कहानियाँ शेयर की जाती हैं जो ख़वातीन अपने तौर पर मुआशी तरक्की के अंदर रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन अगर इसको हम बढ़ावा दें तो हम इसको काफ़ी तेज़ी से इस सफ़र को तय कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन के अंदर एक जो होता है ना प्लानिंग के थ्रू और एक मिलकर काम करने की जो कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, लाइक स्टडीज़ ये शो करती हैं वो ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो घर के अंदर भी जो मेल हजरात हैं उनका काम है कमा के लाना और बाकी जो बाहर के काम है उनको देखना, लेकिन घर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं पूरे दिन में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो सब चीज़ें ख़वातीन उसको लेकर चलती हैं, हैंडल कर रही होती हैं। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, आप क्या कहते हैं हमारे आज के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छे से अहमियत को उजागर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया महविश, आपने माशाल्लाह बहुत उम्दा टॉपिक चुना। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता चलूँगा कि जिस तरह इंसानी जिस्म में दिमाग की अहमियत है, उसी तरह माशरती तरक्की में मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। हमारे जितने एक्शंस होते हैं जिस्म के, उनको दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग की एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ये प्लान करता है, डायरेक्ट करता है। आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, ये फ़ौरन आपको डायरेक्ट करता है कि आप अपनी उंगली हाथ वहाँ से हटाएं। और आपके जिस्म को गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, उसी हवाले से दिमाग आपको कहता है आप ठंडे में जाएं या गर्म में जाएं। बिल्कुल इसी तरह वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ मनसूबा बंदी ना हो। मनसूबा बंदी बेसिकली हमें कैपेबिलिटी देती है, हमें ये सलाहियत देती है कि हम अपने तमाम माशरती तबक़ात को और माशरे के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको यकसू अंदाज में तरक्की दे के ओवरऑल माशरे को डेवलप कर सके। बिल्कुल। अब अगर आप वेस्ट की मिसाल उठा के देखें तो वेस्ट इस स्टेज पे कैसे पहुंचा? क्या ये मुमकिन है कि आप प्लानिंग ना करें, आप मनसूबाबंदी ना करें और अपने कोई गोल अचीव कर लें? आपको सबसे पहले थॉट ही आती है, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स कि मैंने या हमने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, ये डॉक्टर बनाना है या किसी ख़ास सब्जेक्ट में मास्टर्स करवाना है। तो होता क्या है, जो जहन में प्लान होता है उसी प्लान के हिसाब से तमाम इनपुट्स आते हैं। आप उसी तरह का स्कूल चूज़ करते हैं, उसी तरह के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और आगे फिर प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करवाते हैं। अगर आप देखें उसमें सही हो गया। इस पे से हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मज़ीद, इस पे इसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चूँकि बढ़ना है, हम एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि माशरती तरक्की के लिए मौसर प्लानिंग की अहमियत, क्योंकि प्लानिंग की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें कि आया जो भी काम हमने करना है उसके लिए प्लानिंग करनी है और प्लानिंग की अहमियत क्या है। और अब्दुल वहाब साहब से बात की जा रही थी। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, हम बात कर रहे थे मौसर मनसूबाबंदी की। एक मिसाल मैं देता चलूँगा। एक कामयाब फर्द जब सुबह उठता है तो पूरे दिन का उसके पास एक चार्ट मौजूद होता है। टाइम वाइज उसने अपना एक पूरा प्लानर मेंटेन किया होता है कि 9 बजे मैंने ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है। जब एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेस को एनालाइज करते हैं तो पता ही लगता है वो शख्स जो पूरी प्लानिंग के साथ एक दिन गुजारता है, हाँ। रात को अपने मोर देन 90% टारगेट्स अचीव कर चुका होता है और लोगों में उसको कदर की निगाह से देखा जाता है कि ये वो फ़र्द है जो वादा करता है तो पूरा करता है, चीज़ों को याद रखता है। हाँ। इसके मुकाबले में एक दूसरा फ़र्द है जो कहता है यार कोई मसला नहीं है, जब जहन में आया दिल हुआ काम कर लूँगा मैं, मनसूबाबंदी नहीं करता। ऐसा शख्स जब रात को अपना एनालिसिस करता है तो पता ही लगता है कि उसके बमुश्किल 30-40% काम हुए होते हैं, बाकी सारे काम छूटे हुए होते हैं। जिन लोगों से वादे किए होते हैं, जो कमिटमेंट्स होते हैं वो पूरे नहीं होते। तो माशरे में फिर ऐसे फ़र्द का जब एनालिसिस होता है तो कहते हैं यार ये गैर जिम्मेदार आदमी है। जबकि दूसरा जो प्लानिंग से चल रहा होता है उसका हमेशा एहतराम से, इज्जत से लोग नाम लेते हैं कि यार ये बंदा ठीक है। खैर हम इस मौजू को भी आगे बढ़ाएंगे और चलते रहेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज पे हम मज़ीद सही हो गया। अच्छा नज़ीर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, चूँकि आप माहिर कानून है, तो आप क्या कहते हैं कि हमारी जो माशरती तरक्की है उसके लिए जो प्लानिंग है उसकी क्या अहमियत है? जी मैम, मैं सबसे पहले तो सच टीवी इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमेशा आपने तामीरी बहस व मुबैसा कराया और वो आपके रवायती प्रोग्राम्स नहीं हैं जो बाकी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। तो हमेशा आपने जो माशरती मसाइल हैं उनको पॉइंट आउट किया और उन पे डिबेट कराई, उनको डिस्कस किया। बिल्कुल। सेकेंडली टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक जो है प्लानिंग की माशरती तरक्की में क्या अहमियत है। बिल्कुल। देखिए मैं कहता हूँ कि कुर्रा अर्ज़ के ऊपर जो सबसे अशरफ मखलूक अल्लाह ने बनाई है वो इंसान बनाया। फिर इंसान को अशरफ मखलूक बनाने के बाद उसे अक्ल दी, शऊर दी, सोचने की ताकत दी, प्लानिंग की ताकत दी, और इसी वजह से आज आप देखें कि कुर्रा अर्ज़ के ऊपर सबसे डोमिनेटिंग मखलूक अगर को नज़र आती है तो वो इंसान है। बाकी हज़ारों की तादाद में मखलूक़ात हैं, लेकिन उन सब पे डोमिनेशन जो है वो इंसान का है। उसकी वजह यही है कि इंसान सोचता है, प्लान करता है और मनसूबा साजी करके चलता है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई भी काम, चाहे वो अब सोसाइटी के अंदर दो स्टेटस है हमारे, एक हमारा ज़ाती है और एक हमारा कलेक्टिव है। अगर ज़ात की हैसियत से आएँ तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन से लेके, आपकी सेहत से लेके, आपकी एक्सरसाइजेज से लेके, आपके खाने पीने से लेके, अगर इन चीज़ों में प्लानिंग नहीं है तो आप वो नहीं बनेंगे कि जो इंसान प्लानिंग करके चलता है। हाँ। इसी तरह कलेक्टिवली अगर एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हम अपने आप को देखें तो मैं समझता हूँ कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, सोसाइटी की प्लानिंग क्या होती है कि आपके पास क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कोई आइन मौजूद है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं कि जिसके ऊपर सोसाइटी ने चलना है, ये पहले नंबर पे। फिर सेकंड पे क्या आता है कि आपकी पॉलिसीज़। सही। अब जिस तरह कि हमारा एक इलेक्टेड निज़ाम है, इसमें आप देखें कि इसमें हर गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसे 5 इयर्स का टेन्योर मिलता है। जी, आपके पॉलिसीज़ के हवाले से मज़ीद भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं। एक रेगुलर कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, इम्तियाज़ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक के हवाले से? जी मैम, टॉपिक तो हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त उन्वान मौजूआत पे बात होती रहती है, मैं कॉल करते रहता हूँ। आपने बड़ी प्यारी बात की कि मौसर प्लानिंग की अहमियत। देखिए मैं इससे जरा अपोजिट बात थोड़ी सी कर दूं कि मौसर प्लानिंग ना होने की वजह से जो हमारे यहाँ बहुत से शहरों का आपने हाल देखा, वो मौसर प्लानिंग ना होने की वजह से है। और अगर मौसर प्लानिंग हो तो अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, फ्रांस, यूरोप, सिंगापुर स्पेशली, मैं उसकी मिसाल दूंगा कि वहाँ जब बारिश होती है तो पानी का एक कतरा भी बारिश रुकने के बाद दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि मौसर प्लानिंग है, और न सिर्फ ये मुल्की सतह पर बल्कि खानदानी सतह पर, मोहल्ले की सतह पर, इलाके की सतह पर, इजला की सतह पर भी अगर मौसर प्लानिंग हो विथ ऑनेस्टी,
यू नो ये जो चीज है ना, ऑनेस्टी, ये हर प्लानिंग की माँ है, जान है, रूह है। अगर मॉइस्चर प्लानिंग हो और उसके अंदर ऑनेस्टी को खत्म कर दिया जाए तो वो मॉइस्चर प्लानिंग जो होती है गैर मॉइस्चर हो जाती है। बात दरअसल इस पर कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर कल मुख्तसर ये कि बहुत संजीदगी वाले ये मामलात हैं, क्योंकि वो लोग जो हमसे तरक्की बहुत आगे हैं वो कम से कम एटलीस्ट 50 से 100 साल आगे की मॉइस्चर प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ 1 साल की भी प्लानिंग अगर कर दी जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत अजीब सा टॉपिक है, इस पे कितना बोले, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। तो मॉइस्चर प्लानिंग ही हमारे लिए जरिया निजात है, चाहे कोई सा शोबा हो, कोई सा फैकल्टी हो। तो इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं और बहुत हौसले की बात है। और आपके मौजूआत और उन्वानात तमाम टीवी चैनल से हट के होते हैं और मुझे कॉल करके इसमें बड़ी खुशी होती है और इस पर बातचीत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर साहब, बात हो रही जैसे कि हमारे कॉलर ने भी कहा कि हमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर बाकी ममालिक को भी देखें तो वो अगर प्लानिंग करते तो वो नज़र भी आती है। जी, मैं बता रहा हूँ कि देखें कि हमने ये नहीं कि हमने बहुत प्रोग्रेस नहीं की, हमारे मुल्क ने भी, हम एज ए नेशन हमने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन इसमें अगर प्लानिंग पहले दिन से, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक मुल्क के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर बड़ी अहमियत है। आप देखें कि पहले 20-25 ईयर्स तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा डीरेल रहा, फिर हमारी पॉलिसीज जो हैं वो चल नहीं सकी, जिसकी वजह से बहुत सारे वो टारगेट जो और बेहतर तरीके से अचीव हो सकते थे वो नहीं हो सके, नहीं हो पाए। आप देखें कि फिर इंटरनेशनली दूसरी नेशंस उन नेशन की कदर करती हैं कि जो प्लानिंग करके चलती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती हैं, जिनकी पॉलिसी की कोई कंटिन्यूएशन होती है। अब देखें कि एक मुल्क आके दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, वो देखता है कि जो पॉलिसी इस मुल्क की है, क्या ये गवर्नमेंट जब ख़त्म होगी और अगली गवर्नमेंट आएगी तो क्या उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या उसे कंटिन्यूटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ये मनसूबा साजी में आती हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर मनसूबा साजी कलेक्टिव या इंडिविजुअल हमारी बेहतर हो तो वो टारगेट के जो टाइम, मिसाल के तौर पे एक सफ़र आपने करना है, आप प्लानिंग के साथ नहीं निकलते, मे बी कि 3-4 घंटे लगे, जो सिर्फ आधे घंटे का सफ़र हो। बिल्कुल। एक ऑब्जेक्ट, एक टारगेट, एक काम जो एक हफ्ते के अंदर आपने कंप्लीट करना है, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है, मे बी वो 1 महीना लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सोच के चलेंगे, जब आप प्लान करके चलेंगे, जब मंसूबा बना के चलेंगे तो अपने टारगेट को बेहतर तरीके से अचीव करेंगे। यानी कि हमें हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत मशीयत आपकी तरह बढ़ती है, जैसे टाइम की बात हो रही है तो टाइम बड़ा वैल्यू रखता है कि हमने अगर 1 हफ्ते का काम है तो उसको हम 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग कहा जाता है कि जी बिल्कुल कहा यह जाता है कि टाइम इज़ मनी। बेसिकली आपका जो टाइम है, जो आपकी ज़िंदगी के साल हैं, जो आपकी ज़िंदगी के मिनट हैं, जो ज़िंदगी के दिन हैं, अगर हम उनको वैल्यू करेंगे तो डेफिनेटली हम विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत बेहतर और एहसन तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेहंगम, जैसे सर ने भी कहा कि बेहंगम ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि आया मैं अपने आप को अगले 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में कहाँ देखता हूँ, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं होगी। फिर एक आ जाती है कि जैसे स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं ज़्यादातर कि यंग जनरेशन के अंदर ये है कि हम लोगों को ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये मज़ीद हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत है। लेकिन अभी हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, याया कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे मौजू लेकर आते हैं जो नॉर्मली हमारे टीवी पे डिस्कस नहीं होते। देखिए, प्लानिंग के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं होती। और मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर एक 5 ईयर प्लानिंग का मंसूबा बनता था, जिससे बड़ा आगे तक प्लान होता था। और वो उस मंसूबे पे काम करने वाले लोग पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने काम किया, उन्होंने कोरिया की इकोनॉमी को काम किया और बहुत से लोगों ने काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान की वार के बाद जो हमारे यहाँ जो मामला क्रिएट हुआ था, प्लानिंग का लेक ऑफ प्लानिंग हो गई। और कोई भी चीज अगर आप प्लान के बगैर नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि देखिए, एक प्लानिंग तो हम लोग करते हैं, हम लोग प्लानिंग इंडिविजुअली करते हैं, एक आप करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन होता ये कि जब आप एक प्लान करके चलते हैं, जब हमारे यहाँ सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं होती, कोई भी चीज के बिजनेस के प्लान दे दें या किसी चीज का प्लान दे दें, वो अब कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो जंप लेके किसी और तरफ चले जाती है और सारा मंसूबा कटाई में पड़ जाता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया यही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और यकीनन हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कब तक चलेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या बस शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लेकिन हमें माशरती तरक्की डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चाहिए, तो हमें उस पर सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहें सच सवेरा। सच सवेरा में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि माशरती तरक्की के लिए प्लानिंग की क्या अहमियत है, और कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम प्लानिंग करें और इस प्लानिंग की अहमियत को समझें। और मशीयत से हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अगर हम एजुकेशनल प्लानिंग की बात करें, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, तो हमारे लिए कोई भी एजुकेशनल गाइडेंस मौजूद नहीं थी। अभी 2 साल पहले ही ग्रेजुएट किया, तो अब ये लगता है कि जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती किसी भी फील्ड में डाल दिया जाना, या हमारी फैमिली के अंदर सब डॉक्टर बन रहे हैं या डॉक्टर्स का ट्रेंड है तो आपको डॉक्टर ही बनना है, या इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है। इंजीनियरिंग का ठीक है स्कोप होगा इंटरनेशनली, बट इन पाकिस्तान वी डोंट हैव सो मच ऑप्शन। सो हम लोगों ने बस उसको एक स्टेटस सिंबल समझ के लड़कों को स्पेशली इस चीज़ में फोर्स करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद जब जॉबलेसनेस है और हमारा जो करिकुलम है दैट इज़ नॉट अप टू द ग्रेड कि हम उसको बाहर के ममालिक के अंदर जाकर वो वाली अपनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकें, तो पॉइंट ये है कि जो भी आपके जो यंगस्टर का जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो उसके अंदर जाए तो वो इंशाल्लाह उसके अंदर अपने लिए कोई ना कोई कैपेसिटी जनरेट कर लेगा। लेकिन कोई चीज़ जो उसको फोर्सफुली कराई जाती है, ये साइकोलॉजिकली एक इंसान के अंदर आता है कि जब मुझे इस चीज़ में शौक ही नहीं है तो मैं एफर्ट भी कम पुट करूँगी। तो ये एक पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो बच्चों को थोड़ा इस चीज़ के अंदर वो किया करें कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकें सब्जेक्ट। फिर एक आ जाता है हमारे टीचर्स के एंड के ऊपर, जैसे सुसाइडल हमारा रेशो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और जिसके अंदर एक हमारे एजुकेशनल पॉलिसी भी आ जाती है और दूसरा हमारी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है। तो जितना भी हमारा यूथ है वो इस चीज़ के अंदर जो है परेशान है कि ये क्या है कि हमारे पास हमें डिग्रियां तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट करा दी गई है, लेकिन देखा नहीं जाता कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे माशरे के लिए विद इन डिमांड हैं। अब ये एजुकेशनल पॉलिसी वालों को चाहिए कि वो ये देखें कि कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए। हर डिग्री को HEC की तरफ से जब लाइसेंस इशू कर दिए जाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, और उसके बाद जब एंड ऑफ द डे जब बच्चे वो इतनी यूनिवर्सिटियों में फीसें देकर डिग्रियां तो कर लेते हैं, उनको पता नहीं है जाना कहाँ है। और माँ बाप भी वही पैसा जो उन्होंने 20, 30, 40 लाख लगाया उसकी तालीम के ऊपर किसी भी बेटे बेटी के, अगर वही उसके बिज़नेस पे लगा लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी लाइफ को फ्लरिश कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मिलकर एक डिसहार्मनी क्रिएट करती है सोसाइटी के अंदर, और जिसके जो है लॉन्ग टर्म हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहे हैं। देखिए आज जो उनसा स्टूडेंट जो 25 साल का है और उसने गलत डिग्री कर ली है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई हमारे यहाँ पर स्कोप नहीं है, और उसको एक फ्यूचर, एक तो होता है ना कि आपने पढ़ाया बहुत अप टू द मार्क, आपने पढ़ाया भी वो रटाइज़म वाला और वही मार्क्स और ग्रेड्स की दौड़ वाला, तो प्रैक्टिकल उसके पास कोई भी एक्सपोजर नहीं है। फिर अब वो जो 25 से 50 तक वो जिंदा रहेगा, 25 साल आपने एक अपने जो मुआशरे का जो पूरा लॉट है उसकी बर्बाद कर दी है। बिल्कुल। वो उसके अंदर एक स्ट्रगलिंग फेज के अंदर रहेगा। उसमें से कुछ लोग लकी होंगे 2 to 3% जो कुछ ना कुछ और करके अपनी लाइफ का पहिया चला लेंगे, स्किल्स होंगे जिनको वो यूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, आप क्या कहते हैं, जैसे कि मशीयत ने भी बात की कि हमारे पेरेंट्स फोर्सफुली उन पे जो है वो कोर्सेज करने के कह देते हैं कि आपने ये डिग्री लेनी है, इसका ट्रेंड ज़्यादा है, जबकि ये नहीं देखते कि आगे सोसाइटी में, मुआशरे में क्या इस डिग्री को लेके वो कामयाब हो सकेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ज़ारा ने बहुत अच्छा पहलू उजागर किया। इनफरादी तौर पे हमने इन्होंने रोशनी डाली कि कैसे एक बच्चे को हमने उसके फ्यूचर के हवाले से तालीम देनी है, तरबियत देनी है और माशरे का एक बहुत कारामद शहरी बनाना है। बिल्कुल। अब इज्तिमाई सतह पे हम पे क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हमारे भाई ने इशारा किया।
अब इंसान पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? इंसान पे ये जिम्मेदारी आयद होती है जब उसने इज्तिमाई तौर पे हुकूमत की तश्कील की है और मनसूबा बंदी करने वाले इदारे बनाए हैं, तो वो एक जामे और मरबूत कम से कम 20 से 25 साल का मनसूबा बनाएं कि 20 से 25 साल में हमारे हॉस्पिटल्स कितने बढ़ाने पड़ेंगे, हमें यूनिवर्सिटीज़ कितनी बढ़ानी पड़ेंगी, हमें मेडिकल कॉलेजेस कितने बढ़ाने पड़ेंगे, हमें आबादी का जिस तरह से हमारा ट्रेंड चल रहा है, तनासुब है, आबादी पे कहीं कैप लगाना पड़ेगा या बिल्कुल आबादी को हम बेशुतरे बेमहार की तरह खुला छोड़ दें और 10-20 साल में आबादी डबल हो जाए, या हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, उस महदूद रिसोर्सेज के हवाले से हमको एक जामे मनसूबा बना के बिल्कुल जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, क्या हमारे पास आगे ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स बने बनाए मौजूद हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के मीन्स मौजूद हैं। जितनी हमारी ट्रेंड वर्कफोर्स फील्ड में आती है, देखिए जामे मनसूबाबंदी ये होती है, अगर आप पूरे मुल्क से हर साल 1000 मेडिकल ग्रेजुएट्स पास आउट कर रहे हैं तो उन 1000 को जॉब्स देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे हुकूमत तब दे सकती है जब वो प्लानिंग करे। इस्लामाबाद जैसे शहर में अब तक सिर्फ एक पिम्स हॉस्पिटल मौजूद है, बिल्कुल ऐसे, और बाकी शहरों में लोग ये एक्सपेक्ट करते होंगे इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं यहाँ पे, लोगों के पास बहुत सहूलियात हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि पिम्स की एमरजेंसी में एट ए टाइम 50-60 लोग बिलक रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, डॉक्टर्स नहीं है इनको ट्रीट करने के लिए। यही वजह है हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है माशरे में, हमारे पास बेताशा डॉक्टर्स हैं, हम उनको जॉब्स नहीं देते। हमने डॉक्टर्स को रेगुलराइज तक नहीं किया। बिल्कुल जी, सही हो गया ऐसे, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की है, हमने आगे अपने फ्यूचर को नहीं देखा और अपने मुल्क की हालात नहीं देखा कि आया ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं या नहीं। अभी बढ़ना है हमें एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद आके इस टॉपिक पे मज़ीद गुफ्तगू होगी। मिलते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। सच सवेरा में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि माशरती तरक्की के लिए प्लानिंग की क्या अहमियत है, और यकीनन हमें किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, किसी भी बिज़नेस को कामयाब बनाना है, सोसाइटी में ख़ुद को कामयाब बिजनेसमैन जो है और या कामयाब इंसान हमने तसव्वुर करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने काम को आगाज़ करने से पहले, काम की शुरुआत करने से पहले हम प्लानिंग करें, हम उस पर रिसर्च करें, उस पर सोचें, लोगों से डिस्कस करें, उनसे मशवरे लें, उसके बाद हम अपने काम को स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली फिर हम माशरे में तरक्की भी हासिल करेंगे। अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, और दूसरा टॉपिक हमारा इंसानी जहन और जिस्म पर बदलते तर्ज़ ज़िंदगी के असरात। ये भी टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देखें सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं आए दिन। आप देखते हैं अगर मौसम की बात करें वो भी बदल रहा है, अगर रंगों की बात करें वो भी बदल रहे हैं, लेकिन हमारा जो माशरती ट्रेंड है वो हमारी सेहत पे, हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर डाल रहा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो है वो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। मशीयत ज़ारा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं राजा नज़ीर अहमद साहब जो कि माहिर कानून हैं। मशीयत, आपसे मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी। हमारा जो कि दूसरा टॉपिक स्टार्ट है, तो आप क्या समझती हैं, चूँकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो माशरे में चेंजिंग्स आ रही हैं हमारी लाइफस्टाइल को लेके, इसके हमारी ज़िंदगी और हमारी जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत उस पर क्या असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल, माशरे के अंदर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और डे टू डे लाइफ हम देखते हैं बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो यंगस्टर्स जो हैं, हम लोगों ने देखा एक रैपिड चेंज आया है टेक्नोलॉजी का। जो पहले सेलफोन्स नहीं थे हमारे चाइल्डहुड में, अभी बहुत ज़्यादा आने लगे, और पहले ये था कि जब बचपन में फ़ोन आए तो वो दूसरे थे, अब ज़रा टच वाले और ये वाले आने लगे। और लेकिन अब के जो बच्चे हैं जो 2-3 साल के हैं, वो बहुत
ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ के अंदर उन्होंने अपनी आंख खोली और वो देखते हैं, अपनी मर्ज़ी के कार्टून सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के जो है टीवी शोज़ हैं उनके, और ये सब चीज़ें। अच्छा, अब इससे जो है बहुत ज़्यादा असरात भी हम देखते हैं आते हैं, जैसे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर आने लगी है, और मेंटल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आ रहा है, नफसियाती तौर के ऊपर जो है वीक हो रहे हैं जो बच्चे हैं, स्पेशली जो एज है 2 to मतलब ऑनवर्ड्स ईयर्स के जो हैं, क्योंकि आप देखते हो इमोशनल एक डिसबैलेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी लर्निंग जो है वो एक प्रॉपर थ्रू नहीं होती। जैसे बच्चा कोई ज़िद करता है तो उसको पेरेंट्स सेल फ़ोन दे देते हैं, टैबलेट्स दे देते हैं, और हम लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे तो टैबलेट्स के साथ हाँ, बस अब वो उसमें घुल मिल गए हैं, टैबलेट पे लगे हुए, तो सुकून हो गया माँ को जी। हो गया। तो लेकिन उससे क्या हो रहा है कि तो आई साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। फिर उसके बाद जिस तरह से स्विच अप करते हो ना चैनल्स को, म्यूज़िक को, एनीथिंग विच यू आर यूजिंग थ्रू सेल फोन, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो एक आप ये समझ लो कि एक चिड़चिड़ापन जो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है आजकल अगर हम देखें। और फिर आप देखते हो कि उनका सिलेक्शंस बड़ी वो है, आज जो चीज़ उसकी फेवरेट है वो कल कहेगा ये नहीं है। हमारी बचपन में जो फेवरेट थी अभी तक फेवरेट ही है, लेकिन ये कि वो जो शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो उनका होता है कि ये वाला फ़ोन लिया, साथ ही सामने माँ है, बाप है, कोई और है, वो उसका सेल फ़ोन पसंद आ गया, मुझे वो चाहिए। बच्चे के हाथ में मोबाइल मौजूद होगा लेकिन वो कहेगा मुझे वो वाला चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आगे आकर आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नफसियाती मसाइल को जन्म देती हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं? आपके स्पाउस सिलेक्शन के अंदर, आपकी करियर ओरिएंटेड, आपकी एजुकेशनल, और ये सब चीज़ें मिलकर आपको दिमागी और जिस्मानी तौर पर वीक बना पूरी लाइफ को मुतासिर कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, आप मुझे बताएं, जो कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बेहतर से आप इस चीज़ के हवाले से इस पर रोशनी डाल सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजिंग्स आ रही हैं उनका हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए मैं भी आजकल सबसे हॉट टॉपिक यही है कि हमारा जो बदलता हुआ तर्ज ज़िंदगी है वो हमारे माशरे में बेइंतहा तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, जिसमें मुस्बत भी हैं, जिसमें मनफी भी हैं। बिल्कुल। मुस्बत तब्दीलियाँ जैसे ज़ारा ने इशारा किया कि हम हाई टेक होते जा रहे हैं, हम अपने बहुत सारे मामलात एक फ़ोन के टच पे हल कर लेते हैं। बिल्कुल। बैठी जगह हम फूड मंगवा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन हम वो ख़रीदारियाँ जिसके लिए हम शायद 3-3 दिन मार्केटों में चक्कर लगाते थे, हमें चीज़ें नहीं मिलती थी, वो अभी हमारे एक ऑर्डर पे घर पे डिलीवर हो जाती है। बिल्कुल। फूड हमें डिलीवर हो जाती है। ऑफिसेज़ में हमारा बहुत सारे ऑफिस सिस्टम में एडवांस हो गया है। हम जब करस्पॉन्डेंस 4-4, 5-5 दिन करते थे, वो हमारे 1 घंटे में पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। अभी बहुत सारा माशरा है जिसने उस सिमत में काफ़ी सफ़र तय करना है, लेकिन हम चूँकि बाहर से सीख रहे हैं, बिल्कुल, तो हमने उस सीख का काफ़ी असर लेके अपने आप को बेहतर किया। अब हम जब बात करते हैं मनफी असरात, ख़ास तौर से इंसानी जिस्म पे असरात, जिस तरह मिज़ारा ने बड़ा ज़बरदस्त इशारा किया कि हमारे नौजवान काहिल, सुस्त और गबी होते जा रहे हैं। हम जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेहतमंद माशरा और एक सेहतमंद दिमाग इंसानी जिस्म में उसी वक्त तश्कील पाता है जब हर बच्चा अपने बचपन में और फिर नौजवानी में भरपूर वर्कआउट करे, फिज़िकल वर्क करे, पॉजिटिव अच्छे जो स्पोर्ट्स हैं, फिज़िकल स्पोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ जाए, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, क्रिकेट खेले। आप देखें हमारे बचपन में बच्चे शाम कुछ नहीं मिलता था तो वो पकड़म पकड़ाई खेला करते थे। बिल्कुल। छोटे बच्चे वो पिट्ठू गरम खेला करते थे। ऐसे ही है। और घंटा 1.5 घंटा दीवाना वार इधर से उधर भागते थे। बेतहाशा फिजिकल एक्टिविटी होती थी। जो कुछ खाने को मैसर होता था वो खा लेते थे। उसमें जंक फूड नहीं होती थी, उसमें ऐसी फूड नहीं होती थी जो जिस्म पे न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी ना करे। अब हो क्या रहा है, अब हमारे बच्चों के पास फिजिकल एक्टिविटी है नहीं है, बैठे हुए टैब्स लेके, फ़ोन्स लेके फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, रातों को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, दिन में 12-12 बजे तक सो रहे हैं।
ऐसे यानी कि हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं और हमें सुस्ती का मुजाहरा हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अच्छा जी, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी नज़ीर साहब, आप क्या कहते हैं, चूँकि आप माहिर कानून भी हैं और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते भी हैं कि हमारे ऊपर क्या ये जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारी ज़हन पे और हमारी जिस्मानी सेहत पे? जी मैम, मेरे ख्याल में ये जो टॉपिक है हमारे प्रीवियस टॉपिक से इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। और तर्ज़ ज़िंदगी के जो असरात हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल आपकी हर चीज़ के ऊपर हैं। वो एक इंडिविजुअल पे भी असर डाल रहे हैं, वो कलेक्टिवली आपकी सोसाइटी पे भी असर डाल रहे हैं। इंडिविजुअली देखें, एक इंसान है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ कर रहा है, तो उसका तरीक़ाकार, उसकी हेल्थ, उसकी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे किस तरह होगा। एक बंदा है कि जो डिसबैलेंस है, अंधाधुंध काम कर रहा है, उसका तरीक़ाकार और होगा, उसकी ज़िंदगी के इफ़ेक्ट्स और होंगे, उसके रिज़ल्ट्स कुछ और होंगे। इसी तरह कलेक्टिवली अब जिस तरह की तर्ज़ ज़िंदगी में फ़ास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से एक तेज़ी आई है, बहुत सारी नई इनोवेशंस आई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कलेक्टिवली कुछ नेगेटिव चीज़ें, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। जब कलेक्टिवली नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं बतौर लॉ के स्टूडेंट के मैं समझता हूँ कि उसके लिए लेजिस्लेशन का होना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे भाईजान ने जिस तरह बात की एटीएम की, अब एटीएम आया तो एटीएम स्कैंडल्स भी आए, बिल्कुल। अब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आया, साइबर क्राइम्स भी आ गए। तो ये जब तक अपडेटेड उस सोसाइटी की और स्टेट की ये लायबिलिटी है। फिर देखें जब इंडिविजुअली आए तो हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पॉजिटिव असरात आ रहे हैं वहाँ जो नेगेटिव है उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद भी इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहें सच सवेरा। सच सवेरा में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि इंसानी जहन पर और जिस्म पर जो हमारी लाइफस्टाइल के चेंजिंग्स हैं उनके क्या असरात पड़ रहे हैं और उसके जो मस्बत असरात हैं और नेगेटिव असरात हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। और बात हो रही थी नज़ीर अहमद साहब से, सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि देखें जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ना हमारी तर्ज़ ज़िंदगी के, उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक मौसर कानून साजी नहीं होगी, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं देगी, तो उस वक्त तक वो जो नई डेवलपमेंट है उसके जो असल ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव नहीं कर सकेंगे। अब देखें जिस तरह के ये नेट के इस दुनिया में, गूगल की दुनिया में, मोबाइल्स की दुनिया में एक इनकलाब आया है। जी जी। साथ ही आप देखें कि साइबर ऑफेंसेस आना शुरू हो गए, क्राइम्स आना शुरू हो गए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर लॉ को लेके आना पड़ा। और अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो उस साइबर क्राइम के लॉज के अंदर कवर नहीं हो रही। तो मीनिंग देयर बाय कि उन चीज़ों को जो भी है, ये तो एक पहलू है ना। मैं कहता हूँ कि जो भी तर्ज ज़िंदगी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलपमेंट हो रही है या चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं तो चलें उसमें पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर्स का रोल है कि उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि जो कलेक्टिव है, जो कलेक्टिव उसके नेगेटिव स्पेशली एस्पेक्ट्स हैं, उसमें स्टेट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, उसमें पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, उसमें अच्छी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद अच्छी लेजिस्लेशन लेके आनी पड़ेगी। तो तब जाके वो जो तर्ज ज़िंदगी में जो एक तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही हैं, देखें ना पत्थर के दौर से लेके देखें आज का इंसान, आज हम चांद सितारों तक पहुँचे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और समुंदर की तह तक हम गए हुए हैं। तो ये सारी चेंजेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इनको रेगुलराइज करने की, इसमें प्लानिंग, जिस तरह मैंने कहा कि ये पहले आपके उस टॉपिक से इंटरलिंक्ड है, इसमें प्लानिंग, इसमें मंसूबा साजी, इसमें लेजिस्लेशन, कानून साजी, ये सारी चीज़ें जब मिला के चलेंगे तो तब हमारी तर्ज ज़िंदगी में वो जो चेंजेस हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे और हम बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सकेंगे। ये कॉलर हमारे साथ है मिसेस रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रही है उसके हमारी ज़िंदगी पे जो असरात हैं, क्योंकि मैं खुद एक मदर भी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो ये से इफेक्टिव हूँ, इसलिए इससे बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि मैं हैसल कॉम हम
आसानी पसंद हैं, ईज लविंग हैं, तो हम जो कुछ भी आसानी से होता है ना, इस लिहाज से हम उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारे खाने पीने की आदतें हैं, जंक फूड पे आ गए हैं जल्दी से, और इस तरह। दूसरी बात ये कि हम भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। मिनहसुल कौम हमारी ये कमजोरी है कि अपनी चीजों को प्रमोट करने की बजाय जो बाहर से नजर आती है, हम उस चीज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। मीडिया डजंट मीन कि आपके सिर्फ चैनल्स, इसमें 80-90% इनका भी है, लेकिन आपको याद होगा एक दौर था जब VCR का ट्रेंड आया था, तो हर बच्चा अलम गलम चीज देख रहा था, हमारे पास कंट्रोल नहीं था। हाँ। इसका मसला ये है कि इल प्लानिंग होती है गवर्नमेंट लेवल पे भी, पेरेंट्स के लेवल पे भी, घर के लेवल पे भी, कि जैसे कि कंप्यूटर लिटरेसी है, हमने हर चीज पहले इंट्रोड्यूस करवा दी, उसकी यूटिलिटी, उसकी खपत बाद में हमने देखी। आज हर बच्चा जो है वो पोस्ट कंप्यूटर पढ़ के फारिग बैठा हुआ है, और उसका नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो फारिग है। और हमने फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारा पहले हमारा घर का माहौल, हमारा सिलेबस, हर चीज एक चीज को बच्चों को ना मतलब एक तरफ से सपोर्ट करता था। उसमें भी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, उसमें भी बाहर जाने का होता था, गेम्स होते, पीरियड होते थे, असेंबलीज होती थी स्कूलों में। अब कंपटीशन ग्रेड्स का होता है, बाकी नहीं। मैं चूंकि इफेक्टिव इस चीज की, क्योंकि मेरा बच्चा जब स्कूल गया है तो उसने वो चीज नहीं एंजॉय की जो मैंने की थी। सही, मैं सरकारी स्कूल में, ऐसी स्कूल में पढ़ के वो सारी चीजें गेन की जो एक में इतना महंगे स्कूल में पढ़ा के भी उसको नहीं दे सकती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिसेस ज़रा, बहुत शुक्रिया। मशीद, जैसे हमारी कॉलर भी बात करी थी कि आजकल हमारी जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसके ऊपर जो असरात हमारी ज़हनी जिस्मानी ज़िंदगी पे पड़ रहे हैं, उसमें हमारी फैमिली, हमारे घर का भी रोल है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, जैसे अभी इन्होंने बात की, ये बहुत अच्छी मदर हैं जिन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो इनका चाइल्डहुड पैटर्न था वो इनके बच्चों के लिए, बेशक वो एक महंगे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। अब हमें ये देखना होगा कि हम सारा वक्त अपनी चीज़ों का ब्लेम दूसरों पर नहीं डाल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं दे रही, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपने लेवल के ऊपर भी उनको, हमने अपनी जो रवायात है उनको ज़िंदा रखना है। हमें अपने घर के अंदर माहौल एक ऐसा बनाना है। जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ तो हमारी मदर हमारे साथ गेम्स खेला करती थी। हम लोग जो है शाम के टाइम छत पे चले जाते थे, गली में नहीं वो जाने हमें देती थी, अपने साथ लेके जाना खेलना। अब माओ का भी ये है कि अपने सेलफोन के ऊपर लगे रहना और बच्चों को कहना कि ठीक है, और फिर जैसे सेलफोन्स के अंदर ये सुपर पैकेजेस आ गए हैं तो बस गॉसिप्स में बिजी रहना। सॉरी टू से, बट दिस इज रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि उसके अंदर हम देखते हैं कि पेरेंट्स उसमें मसरूफ़ हैं, बाप का अलग वो है अपने ऑफिस से रिलेटेड, माओ का, तो वो सब चीज़ें मिलकर आपका जो घर का माहौल है उसको ख़राब करते हैं। अच्छा, फिर एक ही तो आ गया कि बच्चे और माँ बाप। अब जो थोड़े यंगस्टर्स हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बाकी के बहन भाई हैं, कोई भी मैरिड नहीं है, तो मतलब एक अलग फैमिली। इसके अंदर एक हम जब देखते हैं तो मसाइल कब आते हैं कि जब बच्चों का और पेरेंट्स का आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। हर बंदा बेहंगम आ रहा है, बेहंगम जा रहा है। हमने समझ लिया कि अच्छा जी बेटियां पढ़ गई हैं तो बस अब उनकी मर्जी चलेगी, बेटे पढ़ गए हैं वो उनकी मर्जी। ना खाने के टेबल पे कोई इकट्ठा हो रहा है, ना एक जैसा खाना बन रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है। आई नो सो मैनी पीपल जिनके घरों के अंदर एक खाना नहीं बनता और जो है मैं कमा रही हूँ तो मैं अपने मर्जी के सॉसेजेस खा रही हूँ, दूसरी बहन ये, तो ये तरीकाकार अच्छा नहीं है। आपको अपने घर के अंदर एक यूनिटी रखनी है और आपके माँ बाप का ही होल्ड रहना चाहिए जब तक आप उनके साथ रह रहे हैं, और आपने उनको इज्जत देनी है और उनके साथ मिलकर बैठना है, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं कि सबके पास अपने अपने कमरे हैं तो बस हम उनमें ही बंद हैं। तो ये सब चीज़ें हर लेवल के ऊपर आपकी जहनी नफ्सियात को बहुत अच्छे मुस्बत असरात देंगी अगर आप इसको लेकर अच्छे तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर आप बेहंगम, बेराब्त और गोरों की तकलीद में कि 18 साल से ऊपर हो गए और बस जो मर्जी करें, मर्जी पे तो आपने फिर एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली रहना यहाँ पर है। फिर आपके रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, आपने कल अपनी लाइफ को चलाना है। अगर आज आप अपने माँ बाप के साथ या माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छे रवैये नहीं रखेंगे तो आपको वो रिवर्स बैक नहीं मिलेगा। माँ बाप को भी ये सोचना होगा, आपने बच्चे को टैबलेट्स पे आज डाला हुआ है तो कल जब आप भी बीमार होंगे तो वो आपको पैसे दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के साथ भी यही है कि अगर आपके माँ बाप थोड़े से ज़ईफ़ हैं, लाइक 40s में भी हैं और आप अपने 20s में हैं, तो आपको ये देखना है कि आज आप जो रवैया कर रहे हैं कल आपके साथ भी होना है। और अगर आप आज 20 साल की उम्र में आपको सेल फोन्स मिले हैं, आपके बच्चों को पैदा होते साथ मिलेंगे, तो आप फिर उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि वो जो 20 साल का टाइम है वो
और जल्दी आएगा। और मौला कायनात का कौल है कि तुम्हारे जो बच्चे उनको नए ज़माने के लिए पैदा किया गया है। हाँ। तो अपने हाथ से कुछ भी हम ऐसा ना करें कि जो कल हमारे साथ हो तो हम फेस ना कर पाए। अगर हम इस असूल के साथ चलें तो हम अपने आप को, अपनी जहनी सेहत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सही, यानी कि हमें इन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है और एक मस्बत वे में लेके जाने की ज़रूरत है। वो नहीं है कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें, बेसिक से बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल वहाब साहब, आप क्या कहते हैं, जो कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हमारे जो चेंजिंग ये आई है हमारे अंदर, इसको हम कैसे पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं? देखिए मैं कहना चाहूँगा, नेचर से बगावत जी बेइंतहा मनफी असरात लाती है जो हमारे सामने आ रहे हैं। अब इशू ये कि हम चीज़ों को कैसे ठीक करें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा सोशल मीडिया का एक मुनासिब इस्तेमाल वो हमारी बेहतरी में किरदार अदा कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक, यानी कि सोशल चीज़ें जो हैं हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी पे ये कैसे मस्बत असरात ला सकते हैं, इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक की जानिब, देखते हैं सच सवेरा। सच सवेरा में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी कि इंसानी जहन पर और जिस्म पर जो हमारे लाइफस्टाइल के बदलते ट्रेंड जो हमने अपनाया उसके क्या असरात हो रहे हैं, मनफी या मस्बत, इस पे बात कर रहे थे अब्दुल वहाब साहब से। सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं बेसिकली हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे जी। सोशल मीडिया बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लोग आपस में इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, पुराने बिछड़े हुए रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त आपस में रब्ता रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको महदूद करना चाहिए। जिस तरह अभी हमने पिछले टॉपिक में बात की प्लानिंग के हवाले से जी। और हमारे कॉलर्स ने भी बड़ा सैर हासिल उसके ऊपर तबसरा किया, हमने भी माशाल्लाह उस पर रोशनी डाली। तो बेसिकली प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमें अल्टीमेटली एक सेहतमंद जिस्म और एक ताकतवर दिमाग चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए हमें अपने आप को नई जनरेशन को खासतौर से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का हम 24 घंटे में से हम आधा घंटा उसका भी रखें, लेकिन एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी को हम में से हर फर्द घंटे से 2 घंटा लाजमी दे। हम न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जाएं, जंक फूड से हम दूर हों, अपने टाइम पर खाएं पिएं। और जिस तरह सेहतमंद लोग और वेस्ट करता है, यूजुअली उनका डिनर 6-7 बजे डिनर से फारिग हो जाते हैं और बहुत लाइट डिनर होता है। हर वो शख्स जो मुनासिब खाना खाने के बाद 2-3-4 घंटे के बाद सोता है, सुबह एक फ्रेश माइंड के साथ उठता है, ना उसको पेट का दर्द होता है, ना उसको और फिजिकल सिकनेस होती है, वो एक्सरसाइज के लिए तैयार होता है, रेडी होता है। बिल्कुल। जब सुबह आपकी स्टार्ट एक्सरसाइज से होगी, अच्छी ग़िज़ा खा के एक स्टूडेंट कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो उतनी इन्माक, दिलचस्पी और मेहनत का पड़ेगा और फिर वो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने काम की बागडोर संभाल के मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा हमें नेचर की तरफ लौटना चाहिए। हम सोशल मीडिया को, गैजेट्स को इस्तेमाल करें, मैं नहीं कहता कि ना करें, लेकिन लिमिटेड यूज रखें। लेकिन हम नेचर की तरफ वापस पलटें, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें ताकि हमारी जिंदगियां न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे माशरे की जो तरक्की है उसमें अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमें टाइम चूँकि हमारे पास शॉर्ट है तो मशीत ज़रा आपकी तरफ बढ़ूंगी। हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक था महविश कि हमने किस तरह से प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के साथ अपनी लाइफ के अंदर चलना है, वो आप उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस प्लानिंग और स्ट्रेटजी को लेकर चलें। जो बेहतर बेस्ट ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं अपनी समझ के मुताबिक उसके अंदर मेहनत करें और अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालने वाली है और जब आप मेहनत करते हैं तो वो आपकी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। और सेकंड जो हमारे पास था कि किस तरह से इस तरक्की की वजह से हमारे जहनी जो है उसके ऊपर असरात आते हैं। जहनी असरात को निपटने का तरीका बहुत आसान है। अपनी जो बेसिक्स हैं, जो आम जिंदगी है उसके साथ रहिए, अपने आप को
इंसानों की तरह अपने आप को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से भी एक नेचुरल हमारा फिनोमिना है उसमें लेकर चलेंगे तो हम बिलखसूस अपनी ज़िंदगियों को और अपनी आखिरत को बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के सामने और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। बेशक, यकीनन बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू सो मच मशीर। अब्दुल वहाब, दोबारा आपकी तरफ सर बढ़ूँगी। आप हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए एक शॉर्ट सा मैसेज दीजिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें अगले एटलीस्ट इज्तिमाई तौर पे अगले 50 साल का एक प्लान बना लेना चाहिए जी। इनफरादी तौर पे भी हर फर्द को प्लान बना लेना चाहिए जी जी। कि हम बुनियादी तौर पे मुसलमान हैं, बिल्कुल आखिरत में हमारी सुरखरुई इस्लाम के असूलों पर कारबंद रहने में है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हम पे फ़राइज़ आयद किए हैं, हमने अपने जिस्म की देख रेख करनी है, हमने अपने माशरे को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, हमने तमाम मजलूम तबकात को साथ लेकर चल रहे हैं। तो हमें पूरी मनसूबाबंदी करके हमारे माशरे को जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं, जो हमारे माशरे की सेहत से खेल रही हैं जी जी, उनसे अपनी आने वाली जनरेशन को हल्के हल्के साइड पे करके एक सेहतमंद माशरे की तश्कील की तरफ जाना है। बहुत ज़रूरत है हमें। थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब साहब। नज़ीर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या कहेंगे, हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, देखें दोनों टॉपिक्स के फिर आगे एस्पेक्ट्स हैं। एक जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि एक इंडिविजुअल हैसियत में और एक कलेक्टिव हैसियत में हमें दोनों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, दोनों में एक बैलेंस पैदा करना चाहिए और उसमें जो बैलेंस है उसमें हमारे रिलीजियस, चूँकि अल्लाह पाक ने हमारी तख्लीक का एक मकसद के लिए हमें तख्लीक किया है, तो उस ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रख के हर चीज़ को प्लान करना चाहिए। ज़रूरी है हमें कि हम हर ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखें और ये सोच के कदम उठाएं कि हम जो भी काम, इवन अगर हम अपने पहले टॉपिक की बात करें कि माशरती तरक्की के लिए हमने प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए मद्देनज़र रखते हुए तमाम सोसाइटी की चीज़ों को, कि आया जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना मौसर है और कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम ये चीज़ें उसके मस्बत और मनफी असरात नहीं देखेंगे और बस काम शुरू कर देंगे तो डेफ़िनेटली आगे जाके हमें मसले जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए कि मज़ीद हमें आगे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, हमें एक लफ्ज़ काश जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो हमें करना पड़े, इससे बेहतर है कि हम पहले अपना काम शुरू करने से हम प्लानिंग कर लें, डिस्कस कर लें और एक अच्छे वे में अपना काम शुरू करें। और दूसरे अगर टॉपिक पे आएँ कि हमारे जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारे जिस्म पे और हमारे जहन पे उसके क्या असरात पड़ रहे हैं, उस पर भी बहुत डीपली हमारे मेहमानों ने डिस्कस किया और बहुत अच्छे से गाइड किया, इसकी अहमियत को उजागर किया कि हमें ज़रूरत है कि हम जो भी काम करें, अगर कोई सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करें तो एक लिमिटेड वे में करें। तो इन तमाम चीज़ों पे फोकस करने की और सोचने समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह मज़ीद भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे, उनकी अहमियत को उजागर करेंगे। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और अपने होस्ट हाफिज़ चौधरी को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।